प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में 2 अंक का प्रकरण दिया हुआ है, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, उसी के अंतर्गत वीडियो नंबर 1 लेकर के आज हम केवल भाषा के परिचय के बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ नहीं पाता है, इसलिए पहले पढ़ेंगे पहले वीडियो में भाषा का परिचय, दूसरे वीडियो में व्याकरण से संबंधित प्रश्नावली और तीसरे में लिपि के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज ये जो वीडियो है वो भाषा का परिचय इस शीर्षक से निर्मित किया गया है। तो आइए देखते हैं आखिर भाषा क्या है, क्या क्या इसके रूप होते हैं, किस प्रकार से प्रकट होती है। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, लिखा हुआ है भाषा। वहाँ विद्यार्थियों ये जो शब्द है संस्कृत की भाष धातु से निर्मित किया है और इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी कि जो वाणी है उसको हम किस प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं वही भाषा होती है। साधारण वाक्यों में समझने का प्रयास करें तो विचार व्यक्त करने और मनोभावों को प्रकाशित करने का यह साधन भाषा होती है। एक महाभाष्यकार हुए हैं पतंजलि, उनके अनुसार जो भाषा की परिभाषा है इस प्रकार से है कि मनुष्यों की जो व्यक्त वर्णात्मक वाणी है वही क्या है, भाषा है। विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसी के माध्यम से जो अपना काम करती है वो भाषा है, अर्थात विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी भाषा है। विद्यार्थियों, हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो एक भाषा का रूप होता है। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। विद्यार्थियों, प्रश्न आता है कि भाषा की इकाइयां कितनी हैं, तो उसमें आपका उत्तर रहेगा कि भाषा की इकाइयां 5 होती हैं। तो यहाँ 5 इकाइयों के बारे में दिया हुआ है कि ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, ये भाषा की इकाइयां होती हैं 5। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि है, ध्वनि का अर्थ होता है वैसे आवाज, मुख से निकलने वाली प्रत्येक, जो भी आपके मुख से निकलता है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो पूर्ण और स्वतंत्र आवाज होती है विद्यार्थियों, वह होती है ध्वनि। दूसरा नंबर आता है वर्ण का, मुख से उच्चारित, यानी कि मुख से जिसका उच्चारण किया गया है, ऐसे स्वर और व्यंजन ध्वनियां जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती हैं तो वह वर्ण होता है। प्रश्न आएगा आपका कि व्यंजन और स्वर ध्वनियां जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो स्थिति होती है विद्यार्थियों वर्ण की। अगला इसमें शब्द क्या है, वर्णों से मिलकर के बनता है। वर्णों का जो सार्थक समूह है जिसका अर्थ होना चाहिए, तो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद लगभग समान है, लेकिन अंतर इतना है कि जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो शब्द जो है वो पद का रूप ले लेता है। तो वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द, उसमें विभक्ति होनी चाहिए, विभक्ति से युक्त शब्द उसमें छुपी हुई रहती है उसकी विभक्ति, तो विभक्ति युक्त जो शब्द है वो यहाँ पर पद कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्द समूह होता है और जो पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो सार्थक शब्द समूह जो पूर्ण विचार अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो वो होता है वाक्य। विद्यार्थियों, इस भाषा के समानांतर एक चीज और होती है जो हमारे व्यवहार में भी प्रचलित है, बोली, जिसे हम उपभाषा कहते हैं। तो बोली उपभाषा क्या है विद्यार्थियों, अंतर समझना है। अंतर भी आपको आ सकता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो प्रमुख अंतर विद्यार्थियों इसकी आकार का होता है कि भाषा का जो आकार है वो विस्तृत होता है, जबकि यहाँ पढ़ रहे हैं बोली तो उसका आकार होता है सीमित। और ये जो बोली है वो अविकसित होती है और आम बोलचाल वाला रूप ये होता है। बोली के अंतर्गत विशेषताओं में ये भी आता है कि जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है और जिसका व्याकरण भी नहीं होता है। तो कई विशेषताएं इस बोली की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं कि भाषा का सीमित आकार, भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप, जिसे साहित्य रचना नहीं होती जिसमें और जिसका व्याकरण भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति होती है विद्यार्थियों बोली की। यहाँ भाषा के 2 प्रकारों की बात की गई है, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा है वो भाषा का अस्थायी रूप होता है और जो लिखित रूप होता है भाषा का स्थायी रूप होता है। किसी चीज को लिख करके छोड़ देते हैं तो वो स्थायी हो जाती है। ऐसी भाषा जो लिखी जाती है
और भाषा का स्थायी रूप प्रदान प्राप्त जो करती है तो वो होती है विद्यार्थियों लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, जैसे किसी को आपने आवाज दी है और कुछ कहने का प्रयास किया गया है तो वो कहने के पश्चात समाप्त हो जाती है तो वो अस्थायी प्रकृति वाली होती है। तो जो लिखित भाषा है वो भाषा का स्थायी रूप होता है। विद्यार्थियों एक आती है इसमें राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है, जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, इसमें नाम से ही पता चलता है कि समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त जो भाषा है अर्थात जन जन की जो भाषा है पूरे देश में किसी देश विशेष में वो जन भाषा राष्ट्रभाषा का रूप लेती है। ये इसकी आवश्यकता क्यों है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की जो उपज है उसका वो कारण बनी है राष्ट्रभाषा। विद्यार्थियों प्रमुख प्रश्न के रूप में आता है कि एक भाषा और होती है राजभाषा, वो क्या है। विद्यार्थियों सीधे ही समझें इसको तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है अर्थात ऑफिसों की जो भाषा होती है अर्थात सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है। देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा राजभाषा होती है। एक तिथि भी आपको याद रखनी है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसका कारण है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को ये राजभाषा दिवस यानी कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करने का कार्य करती है और अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में भाग 17 में संघ की राजभाषा के रूप में, संघ की भाषा के रूप में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 343 से 351 तक जो संविधान का जो भाग है 17 उसमें ये अनुच्छेद मिलते हैं तो यहाँ राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों भाषा के रूप में एक रूप आता है भाषा का रेखता। रेखता विद्यार्थियों जैसा कि नाम से ही दिख रहा है अरबी फारसी का शब्द है। यहाँ पर मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा है। जो कविता की जो भाषा थी उस समय वो रेखता कहलाई, जिसमें मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी जो शब्द हैं यदि वो भाषा में मिले होते हैं तो उससे मिश्रित भाषा जो है वो रेखता होती है। विद्यार्थियों एक चीज और आती है इसमें, अमीर खुसरो का नाम आता है। तो उस समय जो 13वीं शताब्दी थी उस समय जो अमीर खुसरो के द्वारा इस भाषा जो प्रचलित भाषा थी उसे हिंदवी या हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम दिया गया था। अब देखते हैं इसमें 8वीं अनुसूची की भी उल्लेख आता है कई बार प्रश्नों में कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। तो आप देखेंगे इसमें कि 8वीं अनुसूची में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। पहले जब ये अनुसूची निर्धारित की गई थी तो उस समय 14 भाषाएं इसमें थी। अब कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। इसका विकास संक्षिप्त में लिखा गया है कि जो पहले 14 थी प्रारंभ में 15वीं भाषा के रूप में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था वो सिंधी को 15वीं जो भाषा है 8वीं अनुसूची में वो से डाला गया। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली भाषा और 19 बोडो, 20वीं डोगरी और 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये डोगरी, मैथिली, संथाली एक साथ 8वीं अनुसूची में डाली गई थी उस समय। तो ये भाषाओं की संख्या जो है 8वीं अनुसूची में 22 हो जाती है। विद्यार्थी एक प्रश्न आता है कि हिंदी जब सब भारत में सबसे अधिक बोली जाती है तो ऐसी कौन सी भाषा है जो बोलने के क्रम में हिंदी के बाद में दूसरे नंबर पर आती है। तो विद्यार्थियों वो होती है बांग्ला। तो बांग्ला जो भाषा है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की विद्यार्थियों 18 बोलियां हैं और उन 18 बोलियों का जिक्र हिंदी की बोलियों के रूप में नीचे दिया हुआ है, उसको देखेंगे। भाषाई कौशल भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि आपको आगे चल के LSRW के रूप में आएंगे। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषा के कौशल हुआ करते हैं। विद्यार्थियों यहाँ हिंदी की बोलियों की जब बात चल रही थी, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं 18 हैं, उस प्रकार से उनका क्रम भी दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी में कौन सी आती है, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये हिंदी की 18 बोलियों का जो क्रम है यानी कि 5 विभागों में विभक्त की गई है। 5 में पर 18 बोलियां ये आती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी, आपको याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली है जो वर्तमान में आधुनिक काल में प्रचलित है, साहित्यिक रूप जो लेकर के चली है
खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो खड़ी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी जो भाषा है उसमें, जो बिहारी है उसमें 3 बोलियां आती हैं, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। भोजपुरी में बहुत से कवियों की रचनाएं आती हैं, भोजपुरी से बहुत से कवियों का संबंध रहा है। मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 भाषाएं, 3 बोलियां हैं इसमें। राजस्थानी के अंतर्गत 6-7 बोलियों का क्रम आता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी प्रमुख भाषाएं यहाँ पर प्रमुख बोलियां दी हुई हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रचलित है। मेवाड़ क्षेत्र में इधर मेवात है, अर्थात जो दिल्ली के निकट, जो हरियाणा के निकट जो स्थिति बनती है अलवर साइड की, वो मेवाती बोली है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस प्रकार से। मालवा क्षेत्र जो है झालावाड़ साइड का। ढूंढाड़ी है जयपुर से संबंधित, बागड़ी जो बोली है। तो यहाँ इस प्रकार से 6-7 बोलियों का क्रम रहता है इस राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। यहाँ जो पहाड़ी है उसमें पहाड़ी में आपके जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित जो बोलियां होती हैं विद्यार्थियों, वो आती हैं। यहाँ संस्कृत का दिया हुआ है कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है। तो सभी भारतीय भाषाओं की जो सूत्र भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि इन हिंदी की सभी बोलियों का, भाषाओं का जो विकास है वो मूल भाषा संस्कृत से ही आया है। मातृभाषा का भी वर्णन आता है कि जिस भाषा में बालक अपनी माँ और परिवार के द्वारा सीखता है, ऐसी भाषा जिसमें बालक अपनी माँ और परिवार से जो कुछ भाषा का रूप सीखता है तो वो मातृभाषा कहलाती है। विद्यार्थियों साथ साथ ये भी याद रखना आपको कि भाषा परिवर्तनशील है और ये जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे आता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भाषा का जो परिचय है उससे संबंधित कुछ प्रश्नावली लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ आपको बार बार वीडियोज को देखना है और अपनी जो तैयारी है परीक्षा से संबंधित में मजबूती प्रदान करते हुए आपको एक एक नंबर का बड़ा नापतोल रखना है, उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो जुड़े रहिए आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। और भाषा है उसके बाद में व्याकरण वाला जो वीडियो है, व्याकरण का परिचय, वो लेकर के हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।